हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हो सब। आज हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है साउंड। तो लेट्स सी, साउंड को देखते हैं। हम सब लोग अपने लाइफ में बहुत तरह के साउंड सुनते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के साउंड। कभी हम बोल रहे होते हैं, कभी हम पक्षी की आवाज़ सुनते हैं, कभी किसी जानवरों की आवाज़ सुनते हैं, कभी मशीन्स की आवाज़ हो रही होगी, हम लोग बोल रहे हैं उसकी आवाज़ तुम सुन रहे हो, ठीक है ना। तो हर वक्त हम कोई ना कोई साउंड सुन ही रहे होते हैं। तो फिर ये साउंड है क्या? साउंड एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होगा ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें क्या प्रोड्यूस करता है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें हियरिंग यानी सुनने की क्षमता पैदा करता है, हम सुन पाते हैं, ठीक है ना। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो जैसे कि हमने कहा कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तुमने गौर को जितना अभी साउंड का जो सोर्स होगा वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट कर रहा हो। अभी बोल रहे हैं तो गला वाइब्रेट कर रहा है, जाके थाली को पीटेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, पूरा थाली वाइब्रेट कर रहा होगा। बगल में मक्खी भिनभिना रही होगी तो मक्खी का विंग्स मतलब वाइब्रेट कर रहा होगा। हम स्पीकर के ऊपर जाके हाथ रखेंगे, स्पीकर पूरा एकदम वाइब्रेट करता हुआ फील हो रहा होगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लो ना, जहाँ पर थाली को ही हल्का सा बीट करो तो उसमें अगर पानी भरा हुआ तो पानी पूरा वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा, थरथराता हुआ दिखाई देगा, वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। इससे ये पता चलता है कि वो सारी चीजें जो वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। यानी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो कोई भी वाइब्रेटिंग चीजें क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है एक पेंडुलम। जैसे कि देखो, ये एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम को जैसे कि हम देख रहे हैं कि साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर हम थाली पीटे तो वाइब्रेट कर रहा होगा, एनीथिंग। इवन कि अभी जो साउंड हम सुन रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा है। ये जो चेयर जमीन से रगड़ खा रही है, तुम लोगों के बैठने से उससे भी वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है और वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अब जैसे कि ये देखो, ये एक फिक्स सरफेस है और यहाँ से एक पेंडुलम को लटका देते हैं, इसको बॉब बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा है, इसको थ्रेड यानी धागा है। और ये पूरा एक अटैच्ड हिस्से को हम पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम को हम अगर इसको खींच के ऊंचाई तक ले जाए, जितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना ज्यादा इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन जितना आप ले जाएंगे उतना इसमें एक्सट्रीम पोजीशन होगा, है ना। तो अब जब इसी एक्सट्रीम पोजीशन से इसको रिलीज करेंगे तो उतना ही ये फास्ट स्पीड से ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेट करके आगे पीछे आएगा। हम जो बोलते हैं गला का वाइब्रेट होना, स्पीकर का वाइब्रेट होना, जैसे मैंने अभी कहा ना कि स्पीकर पर हाथ रखोगे तो क्लियरली ऐसे वाइब्रेट होता हुआ फील होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई चीज आगे पीछे हो रही है, ठीक पेंडुलम के जैसा। अब हम एक छोटे पार्टिकल के स्टेज पर जो जाके देख नहीं सकते, तो चलो पेंडुलम से ही समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक पेंडुलम आगे पीछे जब ऑसिलेट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है साउंड, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसे कहेंगे मीन पोजीशन। और एक ऑसिलेशन का मतलब है कि एक बार यहां से चला, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होता है। जितना ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ोगे उतना ज्यादा उसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी होगी, यानी उसके अंदर उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। इतना ऊंचाई से छोड़ेंगे उसके कंपेरिजन में इससे ज्यादा ऊंचाई से छोड़े तो और फास्ट गिरेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सीधे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये इसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी है और जैसे ही जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना तेजी से ये गिरेगा, इसलिए उसके अंदर उतना तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा।
काइनेटिक यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसके पास भरपूर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। फिर ये जो बीच से निकल कर आगे जाएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज करेगा, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो अपनी हाइट खो रहा है ना। यहाँ पर मैक्सिमम ऊंचाई पर था तो इसका नाम ही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ऊंचाई की वजह से आ रहा था, और जैसे ही यहाँ से नीचे से गिरेगा तो इसकी हाइट कम होगी। हाइट कम होगी तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, लेकिन उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि स्पीड तेजी से फ्लॉट करेगा, ठीक है ना। और ये तेजी से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ के बाद से फिर तो ऊंचाई, अब इसको चढ़ना है, चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करने के बाद तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, क्योंकि जितना ऊंचाई पर जाओगे उतना यहाँ तक तुमको उतरना है, और फिर इसके बाद ये चढ़ना है। देखे नहीं हो कभी पुल वाला जो जहाँ पर हम ऊपर में जब चढ़ाते हैं तो बड़ा चढ़ के जाते हैं तो बड़ा मेहनत लगता है, और जब अपोजिट साइड में जब उतरने वाला होता है लगता है पैर सीधे भाग रहा है ना, पैर खुद ही भाग रहा है। तो ये बातें होती है। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से क्योंकि ये हाइट राइज कर रहा है, इसलिए अब इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी। मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ से तुम्हारे पास कुछ भी थ्रो करके फेंके तो तुम उसे कैच करोगे तो वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी के रूप में तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा स्पीड से फेंकूंगा उतना ज़्यादा तुम्हें उसका एनर्जी फील होगा, उतना ज़्यादा तुम पर फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तुम कहोगे फिर सर रुक क्यों जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं लगातार इसे टक्कर खाते हैं और इसकी स्पीड स्लो होती जाती है। अगर यही चीज एक वैक्यूम में करे तो ये कभी नहीं रुकेगी, ये सदैव चलती ही रहेगी। तो वैक्यूम में तो कोई भी चीज को एक चांस एनर्जी दे दो तो हमेशा चलता रहेगा ना। हाँ ऑलवेज, हाँ। यानी एक बार हमने थ्रो कर दिया तो न्यूटन का पहला लॉ है ना, उसमें एनर्जी मतलब एनर्जी को ऑक्यूपाई मतलब क्या कहते हैं लेने वाला कोई नहीं रहता। जैसे एयर पार्टिकल जब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वो उसी चीज को मेंटेन रखेगा ना। तो इसीलिए ना न्यूटन साहब ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा ना दे तब तक वो चलता है। तो हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बॉडी कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करती रहेगी। यही चीज साउंड में होता है, हम जब बोलते हैं तो वो वाइब्रेट ही कर रहे थे। यहाँ पर कुछ बातें हमें रिमाइंड करना चाहिए। पहली बात, जो ए से चला था, ए से वो बी पर गया और बी से रिटर्न वापस ए पर आएगा तो एक ऑसिलेशन पूरा होगा। अगर ये बी से चलता है तो बी से बी तक गया, बी से रिटर्न यहाँ तक गया, फिर रिटर्न यहीं पर आ गया तो ये एक ऑसिलेशन पूरा करता हुआ माना जाएगा। तो एक ऑसिलेशन का मतलब ये है कि जहां से स्टार्ट किया एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आ जाए। जैसे हमारी अर्थ एक पूरा चक्कर लगाती है तो कहते हैं एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया, है ना। उसको हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। तो इसको पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। जैसे कि अगर हम ये है यहाँ पर और इसको ए पर लाकर रिलीज करते हैं, ए से ये बी तक जाता है और बी से वापस ए तक आ जाता है, उसको पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब बताओ एक सेकेंड में तो कितना बार भी ऑसिलेट कर सकता है। The number of oscillations completed in 1 second is called frequency। ठीक है ना। तो यहाँ दो वर्ड हमें जानने लायक है, एक तो टाइम पीरियड और सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम दिखा देते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। लेट्स इसे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर देखो हम सिंपली अभी डिस्कशन करते हैं। लेट कर लो, माना कि एक बॉडी लेट अ बॉडी ऑसिलेट्स या द नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेट द नंबर ऑफ oscillations completed in t second is equal to 1। t
30 सेकंड में, तो कोई भी सेकंड 20 सेकंड में, 50 सेकंड में, 100 सेकंड में, कोई भी सेकंड में वो कितना बार ऑसिलेट करता है मान लेते हैं 1, ठीक है ना। तो फिर इसी का मैथमेटिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना बार हो जाएगा 1/t, ऑब्वियसली t तो नीचे चला जाएगा यानी 1/t। और इसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो 1 सेकंड में, अभी तो डेफिनेशन दी है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/t यानी टाइम पीरियड। तो कंफर्म हो जाता है कि या फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे टाइम पीरियड कम होगा, और टाइम पीरियड अगर बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। साउंड तुम्हारी इन दोनों बातों पर निर्भर करती है, ठीक है ना, टाइम पीरियड पर और फ्रीक्वेंसी पर। अब जैसे इमेजिन करो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक इसी पर आती है ना, 8 के। हम 3 चीज़ों पर बेसिकली चर्चा करते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उससे पहले एक बात बता दूं, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट गुड हर्ट्ज होता है, यानी कि एच, जो कि हेनरी हर्ट्ज के सम्मान में है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो लेट्स सी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या सब है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सपोज दैट यहाँ पर सारे बॉयज लोग बोलेंगे तो उनकी साउंड अलग तरह की लगेगी, और सारी गर्ल्स लोग बोलेंगी तो उनकी साउंड अलग तरह की लगेगी, काफी अंतर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों बोलते हैं दोनों का जो लार्निक्स का जो फ्रीक्वेंसी है यानी वाइब्रेट करने की वो अलग अलग होगी फ्रीक्वेंसी। अब एक ही आदमी, अब सपोज दैट कि ऋषि 5-6 आवाज में गाना गाता है सपोज दैट, ठीक है ना, आवाज तो वही है लेकिन गाना, ये तुम क्या करते हो गिटार लेकर अलग अलग ट्यूनिंग कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी कभी उसका स्ट्रिंग को टाइट करके बजा रहे हो, कभी ढीला करके बजा रहे हो। तो टाइट करके बजाओगे तो फ्रीक्वेंसी कुछ और रहेगी, ढीला करके बजाओगे तो फ्रीक्वेंसी कुछ और रहेगी। तो साउंड हमें अलग अलग तरह का फील होगा। टाइट करके बजाते तो इसका फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाता है? जैसे ही टाइट करेंगे, ठीक है ना, तो मतलब हम जब उसको वाइब्रेट करते हैं, टाइट पर टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ जाता है, तब उसको छुओगे तो वाइब्रेट भी बहुत तेजी से करेगा। तो वही ना वाइब्रेट करेगा तो यानी ऑसिलेट बहुत ऑसिलेट, जाहिर सी बात है, वही टेंशन बढ़ने की वजह से ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मतलब ना कि बहुत टाइट करके तब करेंगे तो उतना जोर से वाइब्रेट करेगा। एक स्केल को ही ले लो ना, स्केल को बहुत दूर तक रख के वाइब्रेट करो तो हल्का सा वाइब्रेट करे, अगर नजदीक ला के वाइब्रेट करो तो जोर से वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हम उसकी टेंशन बढ़ा देते हैं। टेंशन बढ़ा का रिपल्सिव फोर्स तेजी से बढ़ता है। वो टेंशन जो होता है एक तरह से हर ऑब्जेक्ट में खिंचाव जो पैदा करता है। जैसे कि तुम धागा पकड़ के लटक रहे हो तो तुम उसको नीचे खींच रहे हो, लेकिन धागा अपने आप को ऊपर की ओर खींच रहा है, ठीक है ना, उसी को टेंशन फोर्स कहते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि टेंशन एक तरह का अपोजिट फोर्स है हर लगाए गए फोर्स का, ठीक है ना। हाँ, फ्रिक्शन तो नहीं है, वो भी अपोज करता है। हाँ, यानी सोचो हम स्ट्रिंग को ढीला रखे हुए हैं तो टेंशन, हिंदी में उसको तनाव बोलते हैं, तनाव, खिंचाव। तो अब जैसे कि हम स्ट्रिंग को ढीला छोड़े हुए हैं तो तनाव है ही नहीं है, तुम करोगे तो बेचारा हिल के रह जाएगा, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और उसी स्ट्रिंग को खींच कर थोड़ा टाइट कर दो, अब करो तो वाइब्रेशन पहले से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये बात स्केल में भी है, स्केल को लंबा तान के वाइब्रेट करेंगे तो अच्छा नहीं सुनाई देगा, और थोड़ा सा नज़दीक रख के करेंगे तो तेज वाइब्रेट करेगा। वही धागा ही देख लो ना, धागा टाइट करके तब उसको प्लग करो तो अच्छा आवाज़ सुनाई देगा, ढीला करके करो। तुम्हारे ही जो डमरू में होता है, डमरू में क्या क्या आता है, वो जो रबर होता है या जो भी वो बांधता है, प्लास्टिक वगैरह बांधता है या फिर है ना, तो उसको अच्छे करके टाइट करके बांधता है, टाइट करके डमरू बजाते हो, अच्छा वही ढीला हो जाए तो आवाज़ ही नहीं निकलेगा, उसको टेंशन ही खत्म हो गया। टेंशन खत्म हो गया तो वाइब्रेशन अच्छा नहीं होगा, वाइब्रेशन अच्छा नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी गई काम से, साउंड भी अजीब सा फील होगा। यही हम लोग का है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लड़की लोग का जो ये जो होता है लार्निक्स में टेंशन अच्छा होता है, ठीक है ना, यानी उन लोग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। वॉइस, अब सिंगर है, अभी इसी को देख लो, सोनू निगम कितने तरह के स्टाइल में गा लेता है,
गला तो वही है ना, वो अपनी बस फ्रीक्वेंसी चेंज कर कर करके आवाज अलग अलग आवाजों में गाता है। तो फिर बेसिकली पिच क्या हुआ? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच शोज द डिफरेंट साउंड बाय चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो अलग साउंड को शो करता है फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से। इसको एक श्रिलनेस भी बोलते हैं, यानी कि पिच में सॉफ्टनेस भी हो सकती है और श्रिलनेस हार्डनेस भी हो सकता है। सॉफ्ट साउंड भी हो सकता है और कर्कश साउंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी का आवाज सुनोगे तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज लगेगा, और किसी किसी का आवाज बहुत कड़ा जैसा लगेगा, है ना। वो चिल्लाएगा तो लगेगा कि, ठीक है ना। हाँ, वो तो बच्चे लोग खेल रहे हैं तो उसकी तो अलग आवाज है। तो हाँ, तो सेंस यही हुआ ना। पिच क्या हुआ? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच शोज द डिफरेंस इन साउंड बाय चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पिच बदल बदल कर अनेकों तरह के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड चीज, उसके बाद आते हैं पिच के बाद। हाँ, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। पिच के बाद सेकेंड थिंग होता है लाउडनेस। लाउडनेस एकदम से ही अलग चीज़ है। बहुत लोगों को लगता है कि लाउडनेस मतलब बहुत तेज आवाज, नहीं, हमारा कान क्या रेस्पॉन्ड करता है उसके मेजरमेंट को लाउडनेस कहते हैं। यानी लाउडनेस इज द मेजरमेंट ऑफ साउंड, मतलब रेस्पॉन्ड बाय आवर ईयर। हमारा कान कितना रेस्पॉन्ड करता है उसके मेजरमेंट को लाउडनेस। हम कितना तेज आवाज सुन, मान लो डीजे बगल में बज रहा हो तो हमारे लिए लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है हम कान थोड़ा, हमारा ईयर थोड़ा सा ट्रबल फील करे, थोड़ा। वही अगर मतलब जो मतलब क्या था, डीजे यहाँ से 50 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर बज रहा है, तो फिर वहाँ सोर्स तो वही है, उसकी तो लाउडनेस वही है, लेकिन अब हमें सुनाई देना बहुत कम हो गया। यानी हमारे लिए तो फिजिकली लाउडनेस बहुत कम हो गया ना। तो लाउडनेस का तो संबंध आदमी के सुनने से है ना, हमारा सेंस करने से है ना। अगर दुनिया में हमारे कान ही नहीं है सेंस करने के लिए, तो लाउडनेस हो और ना हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में लाउडनेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। स्पेस अच्छा है कि स्पेस में वैक्यूम है, मतलब हवा नहीं है, तो जितने प्लैनेट घूम रहे हैं उसकी गड़गड़ाहट से साउंड इतना पावरफुल पैदा होता कि पूरे प्लैनेट की धज्जी उड़ा के रख देता। तुम्हें क्या लगता है, साउंड याद है ना द एज ऑफ अल्ट्रॉन में जिस तरह से ऑब्वियसली तुम लोग देखे ही होगे, तो उसमें था किसका, आयरन मैन का मुक्का जाके हल के मुक्के से टकराया था, तो आसपास की पूरी खिड़कियां तक चटक गई। कई बार साउंड से होता है, बहुत तेज साउंड की वजह से कई बार कहीं विस्फोट वगैरह होता है तो आसपास में प्लास्टर तक झड़ जाते हैं, बिल्डिंग सब गिर जाते हैं, है ना। तो दैट्स इट। तो लाउडनेस का सीधा सीधा संबंध हमारे रिस्पॉन्डिंग से है। तो लाउडनेस क्या हुआ? लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, या लाउडनेस इज द measurement of sound. Loudness is the measurement of sound respond by our ear, it's called loudness. Second, इसका ऐसा यूनिट डेसिबल होता है, ठीक है ना। द ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल। तो हम साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं। जैसे 90 डेसिबल के बाद वाला साउंड हमारे लिए एकदम मतलब नॉइज की तरह फील होगा, मतलब जो उसके बाद जो भी लाउडनेस आएगा वो हमारे लिए अब डिपेंड करता है। बहुत लोग की टॉलरेंस पावर ज़्यादा होगी तो कई बार उससे भी ज़्यादा, लेकिन एक साइंस के एक डेटा मतलब इतना के बाद हम उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। हम लोग कितने डेसिबल में बोलते हैं? तो 30, 40, 20 to 30। क्या कहते हैं डेसिबल, फ्रीक्वेंसी मतलब वही आवाज आता है, उसको डेसिबल में चेंज कर सकते हैं। हम जो सुनते हैं वो एक्चुअली लाउडनेस ही मेजरमेंट करते हैं ना। पिच तो हमारे खुद के गले की या इंस्ट्रूमेंट की है, तो पिच तो अलग तरीके से मेजर किया जाता है, लाउडनेस अलग तरीके से मेजर किया जाता है। उसको हम हर्ट्ज में देखते हैं कि पर सेकंड कितना वाइब्रेट कर रहा है ना। लेकिन हम जो लाउडनेस हम जो बोलते हैं कितना तेज है, वो तुम्हारा कान कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको डेसिबल में उसको मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, डेसिबल यूज किया जाता है। हाँ, उसके बाद आते हैं, एक तो हो गया हमारा पिच, सेकेंड थिंग हो गया मतलब लाउडनेस, थर्ड होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब एक कितने कम एरिया से साउंड गुजर रहा है,
एरिया जितना छोटा होगा उसमें लाउडनेस उतनी ज़्यादा सुनाई देगी। इसका डेफिनेशन होता है कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट में साउंड एनर्जी पास कर रहा है उसके मेजरमेंट को हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसको थोड़ा ऐसे भी बोल सकते हो, पावर बटा, ठीक है ना, मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को तुम इसका यूनिट होता है जैसे कि ये मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू पावर बाय टाइम, यानी कि साउंड कितने पावर से ट्रेवल कर रहा है। पावर मतलब पावर इज क्लास 8 के लिए थोड़ा अभी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम बता देता हूँ कि ये वर्क बटा टाइम होता है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, ठीक है ना। और हम तो एक पावर बाय टाइम नहीं, पावर बटा एरिया लेंगे। एक्चुअली पावर होता क्या है, ये मतलब पावर का मतलब होता है कि जैसे द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी वर्क करने के रेट को हम पावर कहते हैं, यानी तुम कितने रेट से काम कर रहे हो उसके कैलकुलेशन को पावर कहते हैं। अब मान लो एक काम को तुमको 100 ईंटा ढोने के लिए देते हैं और मान लो उसको 100 ईंटा ढूंढने, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी पावर ज़्यादा होगी, तुम कम सेकंड में सारा ईंटा को ढोलोगे, यानी तुम्हारी कैपेसिटी ज़्यादा है और वो उसी चीज़ को ढोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, तो उसकी पावर क्या है, कम है, ठीक है ना, दैट्स इट। तो पावर का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, तुम कितने रेट से एनर्जी खर्च कर रहे हो। जैसे बल्ब 100 वाट का है, इसका मतलब वो 100 जूल पर सेकेंड बिजली खर्च कर रहा है। 100 वाट का बल्ब होगा वो 100 जूल पर सेकेंड बिजली खर्च कर रहा होगा, और ये जो है मान लो ये बल्ब जो है वो 9 वॉट का है, तो 9 वॉट का है, इसका मतलब 9 जूल पर सेकेंड के रफ्तार से, हाँ, जूल पर सेकेंड, एनर्जी बाय टाइम। दोनों तरीके से तुम पावर कैलकुलेट कर सकते हो, या तो कंज्यूम्ड खर्च की गई एनर्जी, कंज्यूम्ड एनर्जी बटा टाइम, ठीक है ना, तो यूनिट हुआ, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड जो कि 1 वाट के बराबर होता है। ये जेम्स वाट के सम्मान में है। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, ठीक है ना, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, तो 1 वाट क्या हुआ, 1 जूल पर सेकेंड। अब क्लियर हुआ। या फिर तुम ये भी कह सकते हो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, जब तुम वर्क करोगे तो एनर्जी खर्च करोगे। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, तो यानी कि वर्क बटा टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड यानी कि 1 वाट के इक्वल होता है। अभी भी हमने कहा कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो, एक मिनट, वीडियो के नीचे नहीं चले जाना चाहिए तो कट जाएगा। ऊपर चला जाए तो हाँ जा चुका है सर, अभी ध्यान दो यहाँ, इंटेंसिटी ऑफ, क्योंकि सर मोशन पे कोई ट्राइपॉड क्यों ले लेते हैं, अभी उसकी चर्चा नहीं है, अभी वीडियो हो रहा है, अब मैं इसको एडिट नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट डालूंगा। सर डायरेक्ट तो सब डालना है, कोई एडिट करते हैं, ऐसा एनिमेशन लगाइएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हाँ ध्यान देना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हुआ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पावर बटा एरिया, यानी कितने पावर से एक पर्टिकुलर एरिया में साउंड ट्रेवल कर रहा है। साउंड अगर एक बड़े एरिया से होकर ट्रेवल करेगा तो साउंड की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन लेकिन उसको एरिया सीमित कर दे और तब बोले तो साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हेलो, तब साउंड की इंटेंसिटी कुछ और, हेलो तो इसकी इंटेंसिटी कुछ और है, ठीक है ना। जैसे इस तरह से बोलते हैं, है ना, कि सर आप क्या कर रहे हो, तो ये एक अलग इंटेंसिटी से जा रहा है। सर आप क्या कर रहे हो, तो ये अलग इंटेंसिटी से जा रहा है, क्योंकि हमने एरिया सीमित कर दिया। तो मतलब इसमें साउंड की जो पावर है एक एरिया के अंदर सीमित हो गई, तो साउंड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है पावर बटा एरिया। देखो पावर अभी पढ़ेगी, जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, या सीधे सीधे पूरा यूनिट बताओ, वाट पर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और वाट पढ़ेंगे कि जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जूल पलटेंगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो दैट्स इट। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड तुम्हें क्या बताता है कि पर्टिकुलर एरिया से कितने पावर से साउंड ट्रेवल कर रहा है। अब तक मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक की बात कर चुका हूँ। पिच सबसे ज्यादा, पिच सबसे ज्यादा किसका होता है,
गर्ल्स का बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स का पिच ज्यादा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पिच एक छोटे बच्चे का होता है। हाँ। कभी एक छोटे बच्चे तुम्हारे पास आकर चिल्लाए ना, जोर से चिल्लाए, तो लगता है कान के अंदर सीटियां बज रही हो, ठीक है ना। सर बच्चे लोग का आवाज का इंटेंसिटी भी ज्यादा रहता है ना? हाँ ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी इससे बहुत ज्यादा, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारा लैरिंक्स मॉडिफाइड होता जाता है। बच्चा लोग का छोटा है, जिसके कारण कम एरिया से साउंड ज्यादा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एरिया कम होता है तो कम एरिया में जितना और इंटेंसिटी ज्यादा फील होगा, ठीक है ना। अब सपोज दैट ना कि तुम इतनी बड़े हॉल में हम बोल रहे हैं और इसी को हम एक छोटे से बक्सा के अंदर घुस के उसके अंदर बोले तो ज्यादा इंटेंसिटी से सुनाई देगा। हम लोग गाँव में जब खेलते थे तो एक ऐसे सीवर की तरह ऐसा पुल था ना, तो उसके अंदर में घुस के हम जाके जोर जोर से चिल्लाते थे। अब तो उतना पहले बहुत साफ तरह रहता था, ऑब्वियसली खेलकूद तो ऐसी ही होती थी। हाँ तो ये तो इंटेंसिटी, अब उसके अंदर जाके जब हम बोलते हैं तो वही साउंड हमें ज्यादा इंटेंसिटी से सुनाई देती है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करनी है उसमें हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो वीडियो को फिलहाल आप यहीं पर पॉज करते हैं। इसे अगर आपने इस वीडियो को देखा है और अच्छी से बात समझ में आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने जैसे और स्टूडेंट के बीच में इसे बढ़ाएं ताकि और भी स्टूडेंट चैप्टर्स को देख सके, समझ सके, इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू। सर इधर से कदे बच्चा को बंद कर देना, क्या होना चाहिए?